नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीवी यथार्थ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और अपन संविधान पढ़ रहे थे, स्पेशली सीईटी को ध्यान में रखकर, और 4 क्लासें अपनी हो चुकी हैं और आप सभी का धन्यवाद, अच्छा रिस्पॉन्स भी आपने दिया है। आज अपन बात करेंगे अपनी अगली क्लास, और आज अपन पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। ठीक है, संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बल्कि प्रत्येक नागरिक को, इस देश का नागरिक होने के नाते कम से कम मौलिक अधिकारों की जानकारी है वो होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में। ठीक, अच्छा, ये अपने देश के संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक उल्लेखित है। ठीक, संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख है मौलिक अधिकारों। और ये जो भाग 3 है इसको कहा जाता है संविधान का मैग्ना कार्टा। संविधान का मैग्ना कार्टा, देखो इसके बारे में। मैग्ना कार्टा क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है एक अधिकार पत्र। कैसा पत्र? अधिकार पत्र। सबसे पहले इंग्लैंड में 13वीं शताब्दी में वहाँ के राजा ने, किंग जॉर्ज नाम के राजा थे, उन्होंने 1215 के लगभग अपने नागरिकों के लिए एक अधिकार पत्र जारी किया जिसको मैग्ना कार्टा कहा गया। और पहला वो पत्र था या पहली ऐसी घोषणा थी जिसमें मौलिक अधिकारों को लेकर कोई बात हुई और उसको मैग्ना कार्टा कहा गया। ऐसी ही बात अपने संविधान के भाग 3 में है, इसलिए भाग 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। ठीक, एक तो ये चीज़ याद रखना कि मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा है वो कहाँ से आई है? इंग्लैंड से। ठीक, फिर इसके बाद में कौन से देश के संविधान में इन्हें सबसे पहले लिखित रूप में है वो दिया गया। ठीक, तो लिखित रूप में संविधान में शामिल करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका। अमेरिका के संविधान में सबसे पहले लिखित रूप में मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई, नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। ठीक, अमेरिका ही वो देश है जिस देश का संविधान पहला लिखित संविधान भी है। ठीक, सबसे पहला लिखित संविधान भी कहाँ का? अमेरिका। इसके बाद में अपने भारत में बात करें तो भारत में 1895 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक वो व्यक्ति थे जिन्होंने मौलिक अधिकारों की मांग की। ठीक, किस भारतीय ने सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग रखी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। कब? 1895 में अपने स्वराज्य बिल में इन्होंने मौलिक अधिकारों की बात की। ठीक, फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं 1928 की नेहरू रिपोर्ट की। नेहरू रिपोर्ट, इस नेहरू रिपोर्ट में भी किसका उल्लेख था? मौलिक अधिकारों। ठीक, नेहरू रिपोर्ट में भी मांग की गई किसकी? मौलिक अधिकारों की। ठीक है, चलिए एक बार दोबारा देखते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ अधिकार पत्र है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा है वो इंग्लैंड से आई है, और इंग्लैंड में सबसे पहले यहाँ के शासक द्वारा 13वीं शताब्दी में मौलिक अधिकार है, या ये जो मैग्ना कार्टा है, इसकी घोषणा की गई। लिखित रूप में अपने देश के संविधान में मौलिक अधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा? अमेरिका है। भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग करने वाले व्यक्ति कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और सबसे पहले 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट है वो पेश की गई, जो संविधान का पहला ढांचा था। ठीक, जिसको संविधान का पहला ब्लूप्रिंट भी माना जाता है, उसमें भी मौलिक अधिकारों के बारे में
मांग की गई। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। अच्छा, मौलिक अधिकारों का अर्थ क्या है? मौलिक अधिकारों का मतलब है कि ये नागरिकों के सरकार या राज्य के विरुद्ध दावे हैं। ठीक, सरकार या राज्य के विरुद्ध नागरिकों के जो दावे हैं उन्हीं को अपन किस नाम से जानते हैं? मौलिक अधिकारों के नाम से जानते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद में अगली बात, ये न्यायोचित है। न्यायोचित का मतलब ये हुआ कि अगर किसी नागरिक को कोई मौलिक अधिकारों का हनन होता है या किसी नागरिक को इनसे वंचित रखा जाता है तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है। ठीक, ये न्यायोचित है। इसके अलावा एक और बात याद रखनी है, सर्वोच्च न्यायालय इनका रक्षक है। ठीक, मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। फिर इसके बाद में एक और बात करें तो ये परिवर्तनीय है। क्या है? परिवर्तनीय। इसका मतलब इनमें क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? संशोधन। संशोधन कर कौन सकता है? संसद। संशोधन का अधिकार किसको है? संसद को। ध्यान रखना, केंद्र की विधायिका जिसे संसद कहते हैं उसे ही मौलिक अधिकारों में परिवर्तन का अधिकार है। राज्य की विधायिका या विधानमंडल है वो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। ठीक, तो संसद इनमें परिवर्तन कर सकती है, नहीं संसद इनको सीमित भी कर सकती है, संसद इनका विस्तार भी कर सकती है। ठीक, इसका मतलब ये क्या है? परिवर्तनीय है, इनमें संशोधन किया जा सकता है। संशोधन का अधिकार किसको है? संसद को। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35, संसद को इनमें परिवर्तन का अधिकार है। फिर इसके अलावा याद रखना कि इनकी प्रकृति कैसी है? तो कुछ मौलिक अधिकार हैं जिनकी प्रकृति कैसी है? नकारात्मक है, और कुछ की कैसी है? सकारात्मक है। ठीक, बहुत ज़्यादा विस्तार से अपन यहाँ बात नहीं करेंगे क्योंकि सीईटी के एग्ज़ाम नज़दीक है, उससे पहले अपने को एक बार रिवीजन करना है। तो कुछ की प्रकृति नकारात्मक, कुछ की प्रकृति कैसी है? सकारात्मक है। ठीक है, एक बार दोबारा देखो, ये नागरिकों के सरकार या राज्यों के विरुद्ध क्या होते हैं? दावे होते हैं। ठीक है, फिर अगली बात याद रखना, ये क्या है? ये न्यायोचित है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उससे वंचित रखा जाता है तो वो न्यायपालिका की शरण ले सकता है। ठीक है, इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का क्या है? रक्षक है। ठीक है, ये परिवर्तनीय हैं, यानी इनमें संशोधन हो सकता है। संशोधन का अधिकार किसको है? संसद को है। अनुच्छेद 35 के तहत ये अधिकार संसद को दिया गया है कि संसद इनको सीमित भी कर सकती है या संसद चाहे तो इनका विस्तार भी कर सकती है। ठीक है, इनकी प्रकृति कैसी है? नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक, ये मौलिक अधिकार हैं, ये केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं। ये क्या है? केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। बाकी मौलिक अधिकार हैं वो विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। ठीक है, याद रखना कि मौलिक अधिकार हैं वो भारतीयों को भी और विदेशी नागरिकों को दोनों को प्राप्त हैं।
लेकिन कुछ मौलिक अधिकार 15, 16, 19, 20 और 30 ये केवल किनको प्राप्त हैं? भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। 15, 16 को एक साथ याद रख लेना, 19 और 29 याद रह जाएंगे और 30। ठीक, 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, ये मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, बाकी जो मौलिक अधिकार हैं वो विदेशी नागरिकों को भी समान रूप से प्राप्त है। ठीक है, फिर इसके अलावा आगे बात याद रखनी है कि मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों के बारे में एक और बात याद रखनी है कि अनुच्छेद 33 में ये कहा गया है कि सैन्य बल यानी जो सेना है, अर्धसैनिक बल, इसके अलावा पुलिस, गुप्तचर संस्थाएं, आदि के मौलिक अधिकार अधिकारों को क्या किया जा सकता है? सीमित किया जा सकता है। अनुच्छेद 33 ये कहता है कि सेना, अर्धसैनिक बल जैसे बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी वगैरह, पुलिस, गुप्तचर संस्थाएं जैसे आप सुनते हो कि जैसे भारत की गुप्तचर संस्था है वो रो है। ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो ऐसी संस्थाएं हैं, इनके मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, यानी उनको मौलिक अधिकार आम नागरिकों की भांति प्राप्त नहीं होकर उनमें कुछ कमी हो। जैसे आम नागरिक को ये अधिकार है कि वो विरोध जताने के लिए हड़ताल वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, या अपने कार्य से कुछ दिनों के लिए जैसे कार्य बंद करने की घोषणा कर सकते हैं, वे जब तक मांगे पूरी नहीं होती हम काम नहीं करेंगे। सुनते हैं अपन कई बार डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी, पटवारियों ने कर दी, रोडवेज वालों ने कर दी। ठीक, लेकिन कभी ये सुना है कि सेना ने हड़ताल करी? सोचो अगर भारत की आर्मी ये कह दे कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो तब तक हम काम नहीं करेंगे, बॉर्डर पर कोई देखभाल नहीं करेगा, तो पाकिस्तान को तो कितना टाइम लगेगा, या चाइना, अमेरिका, उनको कितना टाइम लगेगा भारत में घुसने में। ठीक है, तो इनके अलावा हड़ताल वगैरह का फिर ये जुलूस नहीं कर सकते। इसके अलावा इनको कार्य बहिष्कार नहीं करने का अधिकार है। ये प्रेस में मीडियाबाजी है वो नहीं कर सकते। कभी सुना है कोई जैसे आर्मी वाला है या पुलिस वाला या गुप्तचर संस्थाएं अपने बारे में कोई व्लॉग डालते हों या मीडिया के सामने आकर बयान देते हों भाई हमें तनख्वाह नहीं मिली, खाना पूरा नहीं मिला, ऐसी इस तरह की चीज़ें हैं। अगर करता है तो उनको निलंबन की कार्यवाही है वो झेलनी पड़ेगी। तो अनुच्छेद 33 ये कहता है कि सैनिक बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस, गुप्तचर संस्थाएं आदि के मौलिक अधिकार हैं उनको क्या किया जा सकता है? सीमित किया जा सकता है। ठीक है, दोबारा देखो एक बार, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये मौलिक अधिकार हैं केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, बाकी मौलिक अधिकार हैं वो विदेशी नागरिकों को भी समान रूप से प्राप्त होते हैं। और अनुच्छेद 33 ये कहता है कि सेना है, अर्धसैनिक बल है, पुलिस, गुप्तचर संस्थाएं आदि के मौलिक अधिकार हैं उनको सीमित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे। अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 34 के तहत ये कहा गया है, ये प्रावधान है कि मार्शल लॉ या जिसको सैन्य कानून कहते हैं, सैन्य कानून लागू हो उस क्षेत्र के मौलिक अधिकार क्या हो जाएंगे? सीमित हो जाते हैं। ठीक है, मार्शल लॉ या सैन्य कानून जहाँ पर लागू हो उस क्षेत्र के नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या हो जाएंगे? सीमित हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि मार्शल लॉ है, संविधान में इसको कोई परिभाषा नहीं दी गई, यानी संविधान में परिभाषित नहीं है कौन सी चीज़? मार्शल लॉ। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अपन पढ़ते हैं कई बार कि कर्फ्यू
आपने नाम सुना हो धारा 144 वाली जगह, हालांकि धारा 144 का इससे अलग होता है सैन्य कानून से, लेकिन फिर भी नॉर्मली हम उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि मार्शल लॉ, सैन्य कानून या कर्फ्यू वाली जैसी कोई स्थिति है, उस क्षेत्र के मौलिक नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या हो जाएंगे, सीमित हो जाते हैं। कौन से अनुच्छेद में कहा गया ये? अनुच्छेद 34। ठीक, 33 की बात करिए अपन ने, 34 की करी, 35 की अपन पहले ही कर चुके हैं कि 35 में संसद को इनमें परिवर्तन या इनके प्रवर्तन का अधिकार दिया गया। संसद इनको लागू कर सकती है, संसद इनको निलंबित भी कर सकती है। अच्छा ठीक है, फिर इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। ठीक अच्छा, कौन से दो मौलिक अधिकार हैं जो हमेशा कैसी भी स्थिति हो लागू रहेंगी, जबकि एक ऐसी परिस्थिति होती है बाकी मौलिक अधिकार हैं वो निलंबित हो जाते हैं या उनका कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है, या अप्रभावी हो जाते हैं कह सकते हैं। तो देखो अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 358, इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद के तहत लगेगा? अनुच्छेद 352। ठीक, तो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 क्या हो जाएगा? निलंबित हो जाएगा। ठीक, अनुच्छेद 358 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल या अनुच्छेद 352 के लगते ही अनुच्छेद 19 जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है वो क्या हो जाएगा? निलंबित हो जाएगा। लेकिन इसके बाद में इसमें संशोधन किया गया, कब? 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत। मोरारजी देसाई की सरकार थी, मोरारजी देसाई। ठीक है, छोटा देसाई था या बड़ा देसाई? ये बड़ा देसाई था। ठीक, बड़ा मतलब सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री अब तक कौन बने हैं? मोरारजी देसाई, जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे। तो 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत ये प्रावधान किया गया कि केवल सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अगर अनुच्छेद 352 लागू हुआ है तब ही अनुच्छेद 19 है वो निलंबित होगा। ठीक, अन्यथा नहीं होगा। अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 परिस्थितियों में हो सकता है, या तो हमारे देश का किसी दूसरे देश के साथ युद्ध छिड़ गया हो, या किसी दूसरे देश ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया हो, या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति देश में या देश के किसी एक हिस्से में हो गई हो। ठीक है, तो अनुच्छेद 358 के तहत 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में इसको परिवर्तित किया गया और इसमें ये लिखा गया कि केवल सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थिति में ही अनुच्छेद 19 है उसका निलंबन हो सकेगा, बाकी स्थिति में अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा। ठीक, एक बार दोबारा देखो ये चीज़, अनुच्छेद 34 में ये कहा गया है मौलिक अधिकारों को लेकर कि मार्शल लॉ या सैन्य कानून लागू होने वाले क्षेत्रों के नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं वो क्या हो जाएंगे? सीमित हो जाएंगे। और मार्शल लॉ है इसको संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। फिर इसके बाद अनुच्छेद 358 में ये कहा गया है कि अनुच्छेद 352 या राष्ट्रीय आपातकाल इसके प्रभावी होते ही, इसकी घोषणा होते ही अनुच्छेद 19 है जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो निलंबित हो जाएंगी। अपने आप ही अनुच्छेद 19 है वो अप्रभावी हो जाएगा। फिर इसके बाद में इस चीज़ में परिवर्तन किया गया कब? 1978 में 44वां संवैधानिक संशोधन, और ये प्रावधान किया गया कि केवल सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अगर अनुच्छेद 352 का प्रयोग हुआ है तो उसी स्थिति में अनुच्छेद 19 है वो निलंबित होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगली बात, अनुच्छेद 20 व 21। ठीक, ये क्या नहीं होते कभी भी निलंबित नहीं होते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये कभी भी अप्रभावी नहीं होते। ठीक, कौन से दो मौलिक अधिकार जो आपातकाल जैसी परिस्थितियों में भी लागू रहेंगे, नागरिकों को प्राप्त होंगे?
तो दो मौलिक अधिकार हैं, कौन कौन से? अनुच्छेद 20 और 21। ये कभी भी निलंबित नहीं होंगे, ये हमेशा ही प्रभावी रहेंगे। ठीक है, याद रखना ये चीज़। फिर इसके बाद में एक और बात, प्रारंभ में, प्रारंभ का मतलब कब हुआ? जब संविधान लागू हुआ, जब संविधान लागू हुआ तब 7 मौलिक अधिकार थे। क्या थे? 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में कितने हैं? 6। ठीक, जब संविधान लागू हुआ तब कितने मौलिक अधिकार थे? 7। वर्तमान में कितने हैं? 6। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 हैं। और ये परिवर्तन कब हुआ? 44वें संवैधानिक संशोधन कब हुआ? 1978। ठीक, 1978 के तहत अनुच्छेद 31 की संपत्ति के अधिकार को भाग 12 और अनुच्छेद 300 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, देखो 44वें संवैधानिक संशोधन के तहत जो 1978 में हुआ, इसके तहत अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार था, कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार, इसको भाग 3 से हटाकर कहाँ कर दिया गया? भाग 12 में कर दिया गया। और अनुच्छेद 31 से कहाँ कर दिया गया? अनुच्छेद 300 के में जोड़ दिया गया। और इसको कैसा अधिकार बना दिया गया? विधिक अधिकार। ये अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, विधिक अधिकार हो गया। कहने का मतलब अब संपत्ति के लिए जो भी कानूनी कार्रवाइयाँ निश्चित की गई हैं उनका पालन करना होता है। संपत्ति का पूरा ब्यौरा है वो रखना होता है। सरकार कभी भी इसका अधिग्रहण कर सकती है, इसके अर्जन का या इसके बाकी जो चीज़ें हैं उनका ब्यौरा है सरकार कभी भी ले सकती है। ठीक, यानी अब ये कानून के दायरे में आती ये चीज़, ये मौलिक अधिकार नहीं है। अब इसके लिए जो दायरे हैं वो निश्चित किए गए हैं। उसे कम, उससे ज़्यादा संपत्ति है उसके बारे में आपको टैक्स वगैरह सारी चीज़ें हैं वो अपन बाद में पढ़ेंगे, इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाकर। दोबारा एक बार बताता हूँ मैं दो चीज़ें कि अनुच्छेद 20 और 21 हैं वो कभी भी निलंबित नहीं होते हैं, ये हमेशा प्रभावी रहेंगे। फिर इसके बाद में अगली बात कि प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ तब मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। और वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। कब से हैं 6? 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ 1978 और इसके तहत 31 का जो संपत्ति का अधिकार था उसको भाग 12 अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद में अपन बात करें अनुच्छेद 12 में क्या है। देखो 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। ठीक, अनुच्छेद 12 में किसकी परिभाषा है? राज्य की। ठीक है, 12 में ये कहा गया है कि राज्य का मतलब क्या है? राज्य का मतलब यहाँ केवल जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा ये राज्य नहीं। राज्य का मतलब ये है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार, संसद, राज्यों की विधायिका। ठीक है, इसके अलावा स्थानीय निकाय जैसे आपकी पंचायतें हो गई, नगर पालिकाएँ हो गई आदि। इसके अलावा जिला प्रशासन,
ठीक, आदि ये सरकारी संस्थाएं, ये सब किस में शामिल हैं? राज्य में। इसके अलावा कुछ गैर सरकारी संस्थाएं, गैर सरकारी अथॉरिटीज़ हैं, जो प्राधिकरण हैं, वो जैसे एक दो का उदाहरण लें अपन, LIC, ONGC, सेल, गेल आदि, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब किस में शामिल हैं? राज्य में। ठीक, तो अनुच्छेद 12 है, इसमें किसको परिभाषित किया गया है? राज्य को। राज्य का अर्थ क्या है? राज्य में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ की विधायिका, संघ की या केंद्र की, जिसको अपन संसद कहते हैं, इसके अलावा राज्यों की विधायिका, विधानमंडलों के नाम से जानते हैं, स्थानीय निकाय, पंचायतें वगैरह, नगर पालिकाएँ, नगर निगम, जिला प्रशासन है, कुछ गैर सरकारी प्राधिकरण हैं जैसे LIC, ONGC, इसके अलावा सारे जो सरकारी कर्मचारी वगैरह हैं, वो सब किस में शामिल हैं? राज्य में शामिल। किस में शामिल हैं? राज्य में। ठीक है, याद रखना, राज्य शब्द की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12 में। और इसमें सारे केंद्र, राज्य, जिला, इसके सारे जो कर्मचारी वगैरह हैं, वो जो संस्थाएं वगैरह हों, और या जो कुछ गैर सरकारी संस्थाएं जो सरकार से अनुबंधित हैं, वो सब किस में शामिल होंगी? राज्य में शामिल होंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में विधि को परिभाषित किया गया है। किसको परिभाषित किया गया है? विधि को। ठीक, विधि शब्द को परिभाषित कौन से अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 13 में। और इसमें यह कहा गया है कि केंद्रीय विधायिका, या अपन जिसको क्या कहते हैं, संसद, या राज्य की विधायिका, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? विधानमंडल। ठीक है, इसके अलावा इन दोनों से जारी हैं जो अधिनियम हैं, नियम हैं, उपनियम हैं, वो, और राज्यपाल व राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश व आदेश सब किस में शामिल हैं? विधि में शामिल है। ठीक है, यानी संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम है वो विधि माना जाएगा, जिसका निर्माण विधि के अनुसार हुआ है। इसके अलावा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित कोई भी अधिनियम है उसको भी विधि में माना जाएगा। ठीक, इसके अलावा कोई नियम है, कोई उपनियम है, कोई विनियम है, वो सारे किस में शामिल होंगे? विधि में शामिल होंगे। इसके अलावा राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है, कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 213। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा, कौन से अनुच्छेद के तहत? 123 के तहत। ठीक, तो ये अध्यादेश वगैरह है या कोई आदेश है, वो सब किस में शामिल होंगे? विधि में शामिल होंगे। ठीक, अनुच्छेद 13 विधि शब्द को परिभाषित करता है, जिसमें संसद या विधानमंडलों द्वारा पारित कोई भी अधिनियम, नियम, उपनियम शामिल है। इसके अलावा राज्यपाल, राष्ट्रपति द्वारा पारित अध्यादेश या कोई आदेश हैं, वो भी सब किस में शामिल होंगे? विधि शब्द में शामिल होंगे। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि एक तो जो धार्मिक पर्सनल लॉ हैं, धार्मिक पर्सनल लॉ और संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम, ये विधि में शामिल नहीं है।
ठीक, ये चीज़ याद रखना स्पेशली कि धार्मिक पर्सनल लॉ हैं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हिंदू विवाह अधिनियम है और संवैधानिक संशोधन अधिनियम है, ये विधि शब्द में शामिल नहीं है। ठीक, चलिए आगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक एक मौलिक अधिकारों की। और पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, इसमें सारे जो 5 अनुच्छेद हैं 14, 15, 16, 17 और 18, इन सब में बात किसकी रहेगी? समानता की। सबसे पहले अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष सभी नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। और ये जो अवधारणा है ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। कहने का मतलब ये हुआ कि कानून की नज़र में सारे क्या होंगे? बराबर होंगे। कानून की नज़र में सब क्या होंगे? समान होंगे। कोई कानून से ऊपर नहीं है। विधि या कानून है वही क्या है? सर्वोपरि। कानून से ऊपर कोई नहीं, कानून सबसे ऊपर है। विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14। इसमें एक और बात है, विधि द्वारा समान संरक्षण। ठीक, बताओ देखिए, संविधान के स्रोत अपन ने पढ़े, विधि द्वारा समान संरक्षण वाली बात है, ये कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है यूएसए के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। यानी कानून है सभी का समान रूप से क्या करेगा? संरक्षण करेगा। कानून सभी का समान रूप से संरक्षण करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर इसके बाद में अनुच्छेद 15 है। अच्छा, एक बात और मैं बताऊं आपको, जो अनुच्छेद 14 है इसका अपवाद क्या है? तो अनुच्छेद 361 है, वो क्या है? अनुच्छेद 14 का अपवाद है। अपवाद का मतलब क्या हुआ कि इसमें राष्ट्रपति व राज्यपाल को विशेष छूट दी गई है। क्या दी गई है? विशेष छूट। कहने का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को अपने कार्यकाल के दौरान दंडात्मक या आपराधिक कोई भी कार्यवाही है उससे मुक्त किया गया है। राष्ट्रपति या राज्यपाल जब तक अपने पद पर हैं तब तक उन पर कोई भी आपराधिक कार्यवाही है वो नहीं की जा सकती। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद में बात करते हैं अपन अनुच्छेद 15। इसमें सभी प्रकार के विभेदों का क्या किया गया है? अंत किया गया। किसका अंत? विभेदों का। अच्छा बताओ, विभेद का मतलब क्या हुआ? विभेद का मतलब, विभेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? विभेद का मतलब ये होता है कि कानून है, किसी एक का पक्ष है वो नहीं लेगा, किसी एक के पक्ष को ध्यान में रखकर या उसका पक्ष लेते हुए कोई भी निर्णय है वो नहीं सुनाएगा। कानून की नज़र में सारे क्या हैं? एक समान। सब में भाव वही रहेगा, 14, 15, 16, 17, 18 सब में समानता की बातें आएंगी। और 15 में ये कहा गया है कि विभेदों का क्या किया गया है? अंत किया गया है। कानून की नज़र में सारे क्या हैं? समान हैं। इसमें एक और चीज़ याद रखना कि राज्य या सरकार या कानून है वो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। ठीक, यानी कानून किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या
जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, यानी कानून है वो ये नहीं देखेगा कि ये कौन से धर्म का है, ये इनका मूल वंश कौन सा है, जाति कौन सी है, लिंग क्या है, या जन्म स्थान क्या है। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 में क्या है, विभेदों का अंत किया गया है और ये कहा गया है कि कानून किसी भी नागरिक के धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में अनुच्छेद 16। ठीक, अनुच्छेद 16 में ये कहा गया है कि लोक नियोजन, या ये कह सकते हो इसको सार्वजनिक रोजगार के क्षेत्रों में, लोक नियोजन में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा और सभी को समान अवसर हैं वो प्राप्त होंगे। ठीक, यानी लोक नियोजन या सार्वजनिक रोजगार के क्षेत्रों में प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्राप्त हैं, सबको समान मौके मिलेंगे। हाँ, हालांकि इसमें कुछ अपवाद हैं, इसके बारे में अपन यहाँ बात नहीं करेंगे। वो जाति के आधार पर भी हैं या शारीरिक के आधार पर भी हैं, या इसमें EWS वाला है 103वां संवैधानिक संशोधन 2019 से, और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर भी हैं। तो वो कुछ आधार अलग हैं, उसके हिसाब से या SC/ST के हिसाब से उनमें कुछ कैटेगरी वाइज छूट वगैरह हैं वो भी दी गई हैं, तो उसकी बात अपन यहाँ नहीं करेंगे। ये अधिकार राज्य को है कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। फिर भी नॉर्मली मोटे तौर पर अपन CET की परीक्षा को ध्यान में रखकर ये ध्यान रखना कि अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के क्षेत्रों में समान अवसर है वो दिए जाते हैं। सारे नागरिक हैं, उनको जैसे किसी भी पोस्ट पर कोई वैकेंसी आज निकलती है तो उसके लिए सारे हैं वो योग्य हैं, उसका जो क्राइटेरिया उसके हिसाब से, भाई जो एज लिमिट है या क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से, उसमें ये नहीं है भी 2 ही पोस्ट हैं तो इसमें ऊपर वाले 2 ही लोग आएंगे या जो स्पेशल कैटेगरी के हैं वो ही आएंगे। इसमें सारे लोग हैं, उनके लिए समान अवसर दिए जाते हैं। लोक नियोजन में सभी को क्या मिलेंगे, समान अवसर मिलेंगे। अवसर की क्या है, समानता। इसको ये भी कह सकते हैं अवसर की समानता। तो अवसर की समानता की अवधारणा कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 16 में। ठीक है, फिर इसके इसमें एक याद रखना 103वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ, 2019। ये पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसमें EWS आर्थिक पिछड़े वर्गों को क्या दिया गया है, 10% आरक्षण दिया गया है। ठीक, और इसको 16(6) में शामिल किया गया, अनुच्छेद 16(6) में जोड़ा गया। और जो EWS यानी आर्थिक पिछड़े वर्ग हैं, इनको सार्वजनिक रोजगारों में या लोक नियोजनों में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, 10%। कौन से संवैधानिक संशोधन से, 103वां। कब हुआ, 2019 में। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, 2019 में EWS को 10% आरक्षण का प्रावधान इसी में किया गया। अगली बात, अनुच्छेद 17। ठीक है, अस्पृश्यता या इसको कह सकते हो छुआछूत का अंत। ठीक, अस्पृश्यता अपने गांव में आज भी चलता है कि लोग हैं जैसे निम्न वर्ग के, नीची जाति के लोग हैं, उनके साथ छुआछूतपूर्ण व्यवहार करते हैं। कई जगह देखा होगा आपने, गिलास वगैरह हैं, चाय पीने के बाद में उनको खुद धोना होता है, ऐसी चीज़ें। हालांकि पढ़े लिखे समाज में ऐसी चीज़ें नहीं होती है, लेकिन फिर भी पुराने ज़माने में ये सारी चीज़ें चलती थी। आज अगर कोई नागरिक ऐसा करता है तो उसको कानूनी कार्रवाई है उसका सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो छुआछूत का अंत है वो कब, कौन से अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। ठीक, अच्छा, इसी में 1955 में इसके लिए
1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम ये पारित किया गया। अनुच्छेद 17 को लागू करने के लिए 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम है वो लागू किया गया। ठीक है, और इसको और कठोर बनाते हुए 1976 में इसको नाम क्या दे दिया गया? नागरिक सुरक्षा अधिनियम। ठीक, इसी को नागरिक सुरक्षा अधिनियम नाम कब दे दिया गया? 1976 में नागरिक सुरक्षा अधिनियम। अच्छा, 1989 में भी इसमें संशोधन हुआ, 1989 में, और इसे नागरिक संरक्षण अधिनियम SC ST के लिए, SC और ST नागरिक संरक्षण अधिनियम नाम दिया गया। और इसमें इसको तो और कठोर बना दिया गया। इसके तहत ये प्रावधान क्या है कि अगर आप किसी व्यक्ति को जाति सूचक शब्दों से संबोधित करते हो तो भी आप क्या हो, इस अधिनियम के दोषी हो और आप पर कानूनी कार्रवाई है वो की जा सकती है। हालांकि इसमें नरेंद्र मोदी जी ने परिवर्तन की कोशिश की, लेकिन भीम आर्मी आंदोलन और वापस उस धारा को वैसा का वैसा लागू किया गया। और उसके बाद में जब सवर्ण वर्ग है उन्होंने जब आंदोलन किया तो इसमें तो परिवर्तन नहीं हुआ, और 10% जो EWS वाला आरक्षण है वो दे दिया गया। यानी आंदोलन हुआ किसी और चीज़ के लिए और उनको दे दी गई कोई और चीज़, और आंदोलन है वो समाप्त हो गया। कई बार ऐसा ही होता है। ठीक, जैसे ही एक बार ऐसा ही कोई सर्वे हुआ और सर्वे का रिजल्ट ये आया और उसमें ये लिख दिया गया कि यहाँ 50% लोग किसी संस्था को लेकर, हालांकि ये और किसी संदर्भ में है, लेकिन मैं जैसे किसी संस्था का नाम लें अपन, तो उसमें सर्वे में ये लिख दिया गया कि 50% लोग क्या हैं, वो मूर्ख हैं। और बड़ा आंदोलन हुआ, लोगों ने विरोध किया, भाई ऐसे कैसे लिख दिया 50%। तो फिर उसके बाद में उस निर्णय को पलटते हुए उसमें ये लिख दिया गया कि यहाँ 50% लोग क्या हैं, समझदार हैं, और आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। सेम ऐसा ही हुआ। बदलवाना तो ये था जाति सूचक शब्दों जैसी कठोरता, या इसमें ये होता है कि पहले गिरफ्तारी होती है उसके बाद में जांच होती है। ठीक, लेकिन उसको तो वैसा का वैसा रहने दिया गया और 10% EWS वाला आरक्षण दे दिया गया और मामला क्या हो गया, शांत हो गया। ठीक है, तो याद रखना अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किया गया है। 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम किया गया और 1976 में इसका नाम नागरिक सुरक्षा अधिनियम कर दिया गया। 1989 में इसमें SC ST के संरक्षण को लेकर कई चीज़ें हैं वो और जोड़ते हुए इसको और अधिक कठोर बना दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 इसमें क्या किया गया है? उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधियों का अंत, और इसमें केवल सेना व शिक्षा, सेना और शिक्षा के क्षेत्र की उपाधियां हैं उनको छोड़ दिया गया। क्षेत्र की उपाधियों को छोड़कर बाकी सारी जो उपाधियां हैं, जैसे अंग्रेजों के समय में कई प्रकार की उपाधियां थी, राय बहादुर की, केसरे हिंद की, ठीक है, GCI की, तरह तरह की उपाधियां थी। तो वो सारी उपाधियां हैं उनका क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया है। केवल सेना और शिक्षा के क्षेत्र की उपाधियां हैं उन्हीं को रखा गया। इसके अलावा बाकी जो उपाधियां हैं वो अपने नाम के साथ लगाना क्या है, गैर कानूनी है। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद में कोई ये कह दे कि जैसे भारत रत्न या पद्म पुरस्कार है, ठीक, तो ये क्या है? जैसे किसी को भारत रत्न मिला हुआ तो अपने नाम के साथ इस्तेमाल करेगा, भारत रत्न श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी या भारत रत्न श्री सचिन तेंदुलकर,
ठीक, या किसी को पद्म पुरस्कार मिला है, पद्म भूषण है, पद्म श्री है, पद्म विभूषण है, पद्म श्री लालू प्रसाद यादव, तो इस तरह की ये हैं, ये उपाधियाँ नहीं हैं। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बालाजी राघवनवाद में ये निर्णय दिया कि ये सब क्या हैं, ये पुरस्कार या सम्मान है, उपाधियां नहीं, उपाधियां नहीं। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि भारत रत्न या पद्म पुरस्कार हैं वो क्या हैं, उपाधियां नहीं हैं, ये क्या है, पुरस्कार और सम्मान है। इनकी शुरुआत कब हुई, 1954 में। शुरुआत कब से हुई, 1954 में। और बीच में एक समय ऐसा रहा जब पद्म पुरस्कार या भारत रत्न है इनको बंद कर दिया गया, और वो था 1977 से लेकर 1980 का समय। मोरारजी देसाई सरकार, जनता पार्टी का शासन था, तब मौलिक अधिकार हैं या पद्म पुरस्कार हैं इनको क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया। शुरुआत कब हुई, 1954 में। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार उपाधियों में शामिल नहीं है, ये पुरस्कार या सम्मान है। ठीक, और इसके अलावा एक और चीज़ याद रखना कि अगर कोई नागरिक विदेशी उपाधि प्राप्त करता है, करने हेतु किसकी अनुमति लेनी होगी, राष्ट्रपति की अनुमति। आवश्यक है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि अगर कोई व्यक्ति विदेशी उपाधि ग्रहण करता है, अगर कोई व्यक्ति विदेशी उपाधि ग्रहण करता है तो इसके लिए किसकी अनुमति आवश्यक होगी, राष्ट्रपति। किसकी अनुमति, राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखना। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18, सेना और शिक्षा के क्षेत्र की उपाधियों को छोड़कर बाकी सारी उपाधियों का अंत कर दिया गया। विदेशी उपाधि ग्रहण करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। और पद्म पुरस्कार या भारत रत्न है, ये इसका अपवाद है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय देते हुए कहा कि ये उपाधियां नहीं हैं, ये खाली सम्मान और पुरस्कार है। ठीक, बाकी मौलिक अधिकार हैं वो पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, और उम्मीद है आपको परीक्षा में ये जो क्लासें हैं ये निश्चित रूप से आपकी हेल्प करेंगी। और इनसे बाहर है सीईटी के एग्ज़ाम में मेरे हिसाब से कोई सवाल नहीं मिलेगा आपको। और आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए। और आप जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो क्लास में कमेंट वगैरह, शेयर वगैरह, वो उसके लिए आपको तहे दिल से एक बार फिर शुक्रिया, धन्यवाद।